हम लाइव हैं। हाँ बिल्कुल चालू कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। अब मेरे साथ महेश भारती जी हैं जो बेगूसराय के हिंदुस्तान में पहले काम कर चुके हैं और अभी शायद स्वतंत्र पत्रकार हैं और लगातार कई इन्होंने किताबें पत्रकारिता और सामाजिक विषयों पे भी लिखी है। अभी मैं जहां हूं और आप देख रहे होंगे कि हम लोग नाव में बैठे हैं, छोटा सा डेंगी जिसको बोला जाता है, और अभी हम कांवर झील में हैं जो इस इलाके की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जिसको बोला जाता है उस पानी की झील है। और अमूमन ये पूरा इलाका जो है एक तो अतिक्रमण के कारण मतलब भरा हुआ रहता है इसमें जब पानी नहीं रहता है, और अभी भी पानी में बहुत जो भी है ये लताएं और इस तरह की चीज़ें हैं और साफ़ सुथरा उस तरह का पानी नहीं है। और ये इलाका एक और कांवर झील पक्षी विहार के नाम से भी फेमस है। तो महेश जी ने काफ़ी इस पे लिखा है, इस मुद्दे पे भी, कांवर झील पे भी, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्थानीय एक्सपर्ट हैं इस मामले के। तो महेश जी शुरू करते हैं कि ये कांवर झील का इलाका, और उसके बाद फिर हम जामंगला गढ़ के भी बारे में बात करेंगे। ये क्या है, कांवर झील के बारे में आप लोग क्या बता सकते हैं? ये कांवर लेक जो है वह एक तरह का गोखुर झील है ज्योग्राफिकल टर्म में, जो बगल से बहती हुई बूढ़ी गंडक नदी के धारा छोड़ने की वजह से बनी। जब बूढ़ी गंडक नदी धारा छोड़ के हट गई तो बूढ़ी गंडक के किनारे किनारे ढेर सारा गोखुर या छारन झील उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल टर्म में। तो यह एक तरह का गोखुर झील है जो लगभग 15,000 एकड़ में फैला हुआ है, और पानी बरसात के दिनों में इसकी आकृति और बढ़ जाती है, और जब गर्मी का मौसम आता है और जल स्रोत सूखने लगते हैं तो यह सिमट करके लगभग 3-4 हज़ार एकड़ में ही रह जाता है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कमल वमल का फूल वूल भी है। इस लेक के बारे में, इसमें मतलब किस तरह की मछलियाँ होती हैं? यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है बिहार का, तो यह सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है, और सालों भर इसमें पानी रहने के कारण ढेर सारा जो फ्लोरा और फौना इसमें पाया जाता है। ढेर सारे वनस्पतियाँ, जलीय वनस्पतियाँ और स्थलीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ढेर सारे पक्षी भी यहाँ मिलते हैं, ढेर सारी मछलियाँ, केकड़े, घोंघा और अन्य जलीय जो पादप हैं वो बहुतायत से इसमें मिलते हैं। पिछले दिनों यहाँ का पानी सूख गया था तो पूरा इलाका यह सूख गया था। इस वजह से यह झील, अभी आप देख रहे होंगे कि गंदगी से भरा हुआ है। जो अवांछित पौधे हैं वो पानी के अंदर उगाए हैं और इनकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस वजह से यह झील गंदगी से भरा हुआ है। यह चिड़ियों और मछलियों, प्रवासी चिड़ियों के लिए खासतौर पर प्रसिद्ध है। यहाँ 60 प्रकार की प्रवासी चिड़ियाँ आती हैं और लगभग 100 से 108 प्रकार की देसी प्रजातियों की पक्षियाँ यहाँ रहती हैं, निवास करती हैं। इस महत्वपूर्ण वेटलैंड को UNEP ने रामसर साइट घोषित किया है पिछले दिनों। भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने इसको रामसर, इसकी महत्ता को देखते हुए, इसका जो इकोलॉजिकल महत्व है और इको तंत्र में वेटलैंड को सुरक्षित रखने का जो दुनिया भर में प्रयास किया जा रहा है, उसमें एक कांवर लेक भी है जिसकी सुरक्षा के लिए यूनाइटेड नेशन ने काम शुरू किया है और इसको रामसर साइट घोषित किया है। तो एक तरह से मतलब, लेकिन इसका जो पूरा हाल है उससे तो ये लगता है कि इससे पहले की सरकारों ने या इस सरकार ने बहुत कुछ नहीं, सिर्फ नामकरण एक तरह से मान लीजिए कि कर दिया है, बट उसके अलावा उन्होंने, मुझे नहीं लगता है, कुछ किया है। यह झील क्षेत्र 1986 में जिला गजट के द्वारा पक्षी अभयारण्य के रूप में भी घोषित किया गया। फिर 1989 में 20 अक्टूबर 1989 को बिहार सरकार ने इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में इसका गजट किया, इसकी घोषणा की, और 31 वर्षों में इसका जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वह नहीं हो सका। स्थानीय सहभागिता वह भी शून्य है, और यहाँ की जो जमीन है वह किसानों की जमीन है और यह जमीन विवादास्पद है। अच्छा। जिसका अभी तक से निपटारा बिहार सरकार नहीं करवा पाई। यह झील क्षेत्र की जमीन पर किसानों का दावा है, वो खेती करते हैं यहाँ पर जब पानी सूख जाता है तो, और जब पानी रहता है तो मछुआरे मछली मारते हैं इस क्षेत्र में। इस तरह से यह एक जीविकोपार्जन का इलाके के लोगों का बहुत बड़ा साधन है। लगभग 17 पंचायत इसके पेरीफेरी में, इसके चारों तरफ बसे हुए हैं, और 5 लाख की आबादी जो है इस टाल क्षेत्र पर और इस कांवर के टाल की जमीनों पर यहाँ के
पानी पर और यहाँ के वेटलैंड पर निर्भर करता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसी के पीछे जो एरिया है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी जो है इसकी चर्चा चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी है। उन्होंने जो किताबें पुस्तकें उनकी जो उपलब्ध हैं, ये मौर्यकालीन भी इसको माना जाता है। और जयमंगला गढ़ का जो पूरा इलाका है जो पीछे में लोगों को दिख रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इस कांवर झील के बीच में एक बहुत बड़ा गढ़ है, लगभग 181 बीघे जमीन का एक गढ़ है, जिस गढ़ के एक किनारे पर जयमंगला देवी का मंदिर वर्तमान में बना हुआ है। यह एक धार्मिक पर्यटन केंद्र भी है और भारत के 51 शक्तिपीठों में एक स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि सती का शव लेकर जब क्रोधित शिव तांडव कर रहे थे और विष्णु ने चक्र सुदर्शन से उसका खंड खंड कर दिया, तो जो देवी का वाम स्कंद था वो इसी जगह पर गिरा और यहाँ ठट्टार की उत्पत्ति हुई और वाम मार्गियों के लिए यह साधना का केंद्र बन गया। और आसाम जो लोग गुवाहाटी में जो जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, वो यहाँ से ही सिद्ध होके बाद में वहाँ गए। अच्छा। तो यह एक सिद्ध पीठ भी है और यह एक शक्ति पीठ भी है। और इसी जयमंगला दरबार आज भी लोग साधना का यह केंद्र है। बहुत सारे साधक और तांत्रिक यहाँ आते हैं साधना करने के लिए। वहीं पे आप बता रहे थे कि एक जो वहीं पे गड्ढा था जो जिसमें आपने बताया कि बहुत पुराना जब खुदाई हुई थी, तो यह गढ़ जो है वह मौर्यकालीन गढ़ माना जाता है। प्रसिद्ध लेखक जो मौर्यकालीन लेखक हैं विष्णुगुप्त या चाणक्य ने जो किताब लिखी है, उसमें जो गढ़ का वर्णन किया है, उस गढ़ की जो आकृति बताई गई है, उस गढ़ की जो बनावट बताई गई है, तो जयमंगला गढ़ जो है सो वह उसी तरह का गढ़ है। यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा टीला है, बहुत बड़ा गढ़ है। और जो उस समय राजा का किला माना जाता था और कोई जयमंगल सिंह नाम का राजा यहाँ रहता था, जो सुरक्षा के लिए चारों तरफ गड्ढा खुंदवा के रखा जाता है कि शत्रु आक्रमण नहीं कर सके। अच्छा अच्छा। तो यह लगभग 2,500-3 हजार वर्षों से यह गढ़ चला आ रहा है और उसकी एक आकृति अभी भी आप आके यहाँ देख सकते हैं। और उसमें जो नीचे में आपने कहा कि खुदाई में कुआं मिला था, बर्तन मिले थे, पुरातत्व विभाग के द्वारा और कई जो शोधार्थी हैं इतिहास के, प्राचीन इतिहास के, उन्होंने यहाँ आकर के कई बार यहाँ शोध कर्म किया, शोध का कार्य किया। कई बार खुदाई भी की गई। एक बार डॉक्टर राधाकृष्ण चौधरी जो इतिहास विभाग के अध्येता थे उनके नेतृत्व में की गई। फिर डॉक्टर पी गुप्ता ने यहाँ एक बार खुदाई किया और जब खुदाई हो रही थी तो यहाँ मृदभांड, पुराने कृष्ण मार्जित पत्थर और कई खंडित मूर्तियाँ मिली। एक कुआं बहुत नीचे में मिला, काष्ठ का फूल मिला और कई तरह की पुरातात्विक महत्व की चीज़ें मिली। मनका मिला, सिक्के मिले, मृदभांड मिले, जो कई जगह पुरातात्विक स्थलों पर रखे हुए हैं, म्यूजियम्स में रखे हुए हैं, पटना में जीडी कॉलेज में और बेगूसराय म्यूजियम में। लेकिन जो स्थिति मैंने देखी, और मैं 25 साल पहले भी आया था, तो बहुत कुछ बदला नहीं। लगता है कि ये शक्तिपीठ होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित है। बिल्कुल, आप इसकी उपेक्षा का एक दृष्टांत देख सकते हैं अजीत जी कि जब आप आ रहे होंगे तो जो सड़क यहाँ आती है मुख्य रोड से लेके जयमंगला गढ़ तक, वह सड़क अभी भी जर्जर है और पिछले 10 वर्षों से इसी तरह से जर्जर है। ना इतना बड़ा पुरातात्विक स्थल, ऐतिहासिक स्थल और पर्यटन स्थल, विश्व प्रसिद्ध कांवर झील पक्षी विहार जयमंगला गढ़ होते हुए भी उस सड़क, जो सड़क मुख्य सड़क यहाँ आने के लिए है मुख्य मार्ग से, उसकी मरम्मति भी बिहार सरकार नहीं करवा पाई है। तो इसकी उपेक्षा का एक छोटा सा दृष्टांत है। उसके बाद जो गढ़ पर विकास होना चाहिए था या कांवर पक्षी विहार का विकास होना चाहिए था, वह विकास नहीं हो पाया और अभी तक यह स्थल पूरे तौर पर उपेक्षित पड़ा हुआ है। और ऐसा पड़ा हुआ है कि न सरकार और न समाज का ध्यान इस तरफ है। उसके साथ ही हमने देखा कि कुछ लोगों ने यहाँ अतिक्रमण भी कर रखा है, जो शायद मुसहर जो जाति हम लोग की तरफ होती है, महादलित में जो आती है। हाँ, एक गढ़ की जमीन पर बने लोग बाहर से आके बस रहे हैं और सरकार की जमीन जंगल काट के जो उस पर लगा हुआ वन था उसको काट करके और वहाँ अपना विस्तार, मोहल्ले का विस्तार हो रहा है। न सरकार ने कभी इस पर ध्यान दिया और न इस पर किसी संस्था का ध्यान है और जमीन का अतिक्रमण जो है लगातार जारी है। लोग घर बना रहे हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं। जी, एक तरह से मतलब इसका दूसरा दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो ये भी है कि गरीब मजदूर जो यहाँ पे आए थे वो जाते कहाँ, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी।
और लेकिन दूसरा ये भी है कि अगर अभी सौंदर्यीकरण के प्रयास किए जाएं या सरकार इसको कुछ करना चाहे तो ये लोग जो है एक सुसंगठित होकर एक तरह से विरोध भी करने लगते हैं। तो ये दोनों तरह से जो है थोड़ा मुश्किल वाली थोड़ी सी बात हो जाती है। हाँ, ये बिल्कुल मैंने मुश्किल है कि जो गरीब मजदूर उस समय लोग किसान जो खेती कराते थे उन लोगों ने उनको लाया और गढ़ पर बसाया। धीरे धीरे वो एक बड़ी आबादी उनकी हो गई और बहुत अभी तो मुझे लग रहा है 2000 से कम की आबादी नहीं होगी। हाँ, लगभग। हाँ, विदेशी चिड़िया भी जो मतलब सर्दियों के समय में हाँ, मतलब काफी यहाँ चिड़िया भी आती है जो मूलतः वो जब उसके वास स्थान में बर्फ गिरने लगता है तो साइबेरिया में अक्टूबर के समय में यहाँ आती है। यहाँ प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली भी 70 के दशक में आए थे और उन्होंने यहाँ की महत्ता को देखते हुए और यहाँ जो पक्षियों की संख्या काफी मात्रा में आती है तो उसको छल्ला पहना करके मैंने भेजा था। जो पक्षियाँ फिर जाती कहाँ हैं। अच्छा। तो वो पक्षियाँ मंगोलिया, साइबेरिया, यूक्रेन, तिब्बत, चीन के कुछ भाग और ईरान के उत्तरी भाग तक जाके मिले वो छल्ला वाली चिड़िया। और हर साल अक्टूबर के लास्ट तक वो चिड़िया इस क्षेत्र में आ जाती हैं और फिर मार्च तक वो यहाँ रहती हैं, यहाँ के पेड़ों पर, यहाँ के पानी में, वेटलैंड में। और अंडे भी देती हैं कुछ चिड़िया जो प्रवासी चिड़िया होती हैं और फिर वो लौट जाती हैं। जब गर्मी पड़ने लगता है तो यहाँ से लौट जाती हैं। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और पक्षी के शोधार्थी और जो लोग हैं वो देश स्तर के लोग यहाँ पहुँचते हैं इस सीजन में। जो पक्षियों के आवागमन के मार्ग तय करने में जो आता है, प्रवासी पक्षियाँ यहाँ क्यों आती हैं इस पर अध्ययन करने के लिए। अच्छा, ये ज़मीन किसानों की ज़मीन है जहाँ आप घूम रहे हैं। इतना पानी है इसमें तो वो खेती कैसे करेंगे इसमें। और इसको वेटलैंड घोषित कर दिया है। एक बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के लिए। मतलब ये सरकारी ज़मीन नहीं है। एक किसानों की काबर लेक के साथ यह विडंबना है कि आज तक इसके हितधारियों की बात नहीं की गई है। काबर झील क्षेत्र में जो जमीन है यह किसानों की जमीन है और इस जमीन में वो खेती करते हैं। जब पानी निकल जाता है तो खेती करते हैं और जब पानी रहता है तो मछुआरे इसमें मछली मारते हैं। पिछले सैकड़ों वर्ष से यह परंपरा सी चली आ रही है। अब जब से इसे पक्षी विहार घोषित किया गया है तो सरकार ने उन किसानों के लिए न कोई व्यवस्था की है और बिना व्यवस्था के ही सारी जमीन को गजट में वो उन्होंने घोषित कर दिया पक्षी अभयारण्य के रूप में। और एक तरह से किसान की यह जमीन बेकार बन गई और किसान इसमें खेती करे। सबसे बड़ी विडंबना हुई कि 2013 में जो बेगूसराय के जिलाधिकारी थे मनोज कुमार ने इस जमीन की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी। अच्छा। अब जिस किसान को बेटी का ब्याह करना है, किसी के बाप का श्राद्ध करना है, जिनको जमीन बेचना किसी कार्य बस आवश्यक है, बच्चों को पढ़ाना है किसी स्कूल कॉलेज में जमीन बेच करके, वो इससे वंचित रह रहे हैं और बड़ी भयावह स्थिति बन रही है। और मुझे लगता है ये तो फिर तो जैसे दियारा क्षेत्र में होता है उसी तरह की बात हो गई कि आप एक बार गंगा जी बढ़ेंगी और आपका पूरा ज़मीन जो है एक तरह से गायब हो जाएगा। और यहाँ तो ये सीजनल है और सीजनल भी छोटा मोटा सीजन नहीं है। ये तो हमको लगता है 3 महीने ही मैक्सिमम रहता होगा कि पानी रिसीड होता होगा। बाकी टाइम तो फिर वो गर्मी में सिर्फ ये सूखेगा क्योंकि इतना पानी जाएगा कहाँ। तो मेंथा की खेती करते हैं गर्मी में लोग यहाँ पर। अच्छा, मेंथॉल, मक्के, गर्मा मक्के की खेती करते हैं।